Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about tenure of Warren Hastings as Governor of Bengal and then as Governor General of Bengal. So हमने पहले डिस्कस किया है कि डायरकी सिस्टम बंगाल में चल रहा था. इट वाज सेट अप बाय क्लाइव. सो डायरकी सिस्टम में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही थी बिकॉज डायरकी सिस्टम था क्या, इट वाज ए डुअल रूल में एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी एंड सेकंड नवाब ऑफ बंगाल रूल कर रहा था. सो ये डुअल रूल की वजह से हुआ क्या कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेना चाहती थी, इनकम जनरेट करना चाहती थी, लेकिन इट वॉज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लॉ एंड ऑर्डर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे. सो इन सब हालातों में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ही केम एज अ न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल और ये कंफ्यूजन वाली स्टेट को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉरेन हेस्टिंग्स के कंधों पर थी. देन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर भी कुछ हद तक कंट्रोल दे दिया गया था. देन इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई और इस काउंसिल को सुप्रीम काउंसिल भी बोला जाता था जिसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 बाकी और मेंबर्स थे. सो इन टोटल देयर वर 5 मेंबर्स इन सुप्रीम काउंसिल इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल. सो कोई भी डिसीजन होता था दैट वाज टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट और अगर टाई हो जाता है लाइक इफ देयर आर 2-2 देन गवर्नर जनरल विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि गवर्नर जनरल किस तरफ वोट करता है और 3 मेंबर्स वाज द कोरम. अब गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में जो है टसल चलता रहा बिकॉज ये सिस्टम तो चेक एंड बैलेंसेस के लिए बनाया था, लेकिन इसमें आपसी रंजिशों की वजह से जो आपसी इनकी प्रॉब्लम थी वो उसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो रिलेशनशिप था काफी अनवर्केबल बना दिया था. सो चार्टर एक्ट 1793 जब आया उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था एंड एट दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड कि कॉर्नवालिस हैड द पावर टू ओवरराइड काउंसिल्स डिसीजन. सो इसके बाद ये जो पावर है दैट वाज आल्सो गिवन टू द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स. लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल मेंबर्स. अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं. तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेते हैं. जैसे हमने पहले ही बात कर ली कि बंगाल में डायरकी सिस्टम चल रहा था और इसको एंड किया आके वॉरेन हेस्टिंग्स ने. देन हमने डायरकी सिस्टम में देखा था कि डायरकी सिस्टम में भी सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन जो है नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एडमिनिस्ट्रेटिंग थ्रू द इंडियन डेप्यूटी दीवान्स. तो इंडियंस को आगे इन्होंने पावर्स दे रखी थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे थे. सो इन जो 2 डेप्यूटी दीवान्स थे इनको रिमूव कर दिया गया और सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इट वाज नाउ ट्रांसफर टू द कंपनीज सर्वेंट्स. तो कंपनी के सर्वेंट्स अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे. ट्रेजरी को मूव किया गया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा एंड देन नवाब ऑफ बंगाल के अलाउंसेस को कम करके 16 लाख कर दिया गया जो पहले 32 लाख थे. देन मुगल एम्परर शाह आलम II को जो एनुअल पेमेंट 26 लाख दी जाती थी दैट वाज आल्सो स्टॉप्ड. देन ओरा और इलाहाबाद जो कि एम्परर को दिए गए थे दे वर सोल्ड टू नवाब ऑफ अवध. ये हम देख लेंगे ये क्यों किया गया था, शाह आलम से क्यों कोरा और इलाहाबाद ले दिया गया और क्यों 26 लाख की एनुअल पेमेंट बंद कर दी गई, तो उसके रीजंस हम आगे देख लेते हैं. देन रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं. वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्विनक्विनियल सेटलमेंट स्टार्ट की. दैट मींस 5 इयर्स का सेटलमेंट शुरू कर दिया लैंड का. जो पहले एनुअल सेटलमेंट किया जा रहा था उसको 5 ईयर सेटलमेंट किया. जमींदार को रिप्लेस किया और जो हाईएस्ट बिडिंग रेवेन्यू स्पेकुलेटर था जो भी सबसे ज्यादा बिड करेगा उसको ये लैंड एस्टेट दे दी जाएगी और उसके ऊपर वो पेजेंट से फार्मिंग कराएगा एंड देन दैट रेवेन्यू विल बी पेड टू द कंपनी. तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू को इंक्रीज करना. अब रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कंपनी के एजेंट्स थे एंड दीज वर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. सो मोस्टली ये यूरोपियन ऑफिसर्स थे जिनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दीज रेवेन्यू स्पेकुलेटर्स. जहां जहां पे कलेक्टर्स को करप्ट पाया गया वहां वहां उनको इंडियन एजेंट्स द्वारा रिप्लेस कर दिया गया. देन ये सिस्टम काफी ज्यादा फेल हो गया. उसका मेजर रीजन था ओवर स्पेकुलेशन. सो काफी ज्यादा ओवर असेसमेंट इसमें कर दी गई थी. तो पेशेंट्स वर नॉट एबल टू पे दैट मच अमाउंट टू द स्पेकुलेटर्स. तो इन टर्न रेवेन्यू स्पेकुलेटर्स जो थे दे वर आल्सो नॉट एबल टू पे इट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सो ये जो सिस्टम था एक तरह से काफी बड़ा फेलियर माना जाता है बिकॉज काफी जगह से तो फार्मर्स ने पेशेंट्स ने फार्मिंग करनी ही बंद कर दी थी. सो
ये क्विंक्विनियल सिस्टम जब एक्सपायर हो गया, देन अगेन ही रीस्टार्टेड द एनुअल सेटलमेंट। सो एनुअल सेटलमेंट में हाईएस्ट बिडिंग जो करता था उसी को लैंड दे दिया जाता था। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, ये 5 ईयर्स के लिए, ये 1 ईयर के लिए। और दूसरा डिफरेंस ये है कि क्विंक्विनियल सिस्टम में जमींदार को डिस्करेज किया गया था बिड करने के लिए, लेकिन एनुअल सिस्टम में जनरली जमींदार बिड करते थे और जमींदार के अलावा दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी बिड करते थे। अब हम देखते हैं कमर्शियल रिफॉर्म्स कौन कौन से किए इन्होंने। पहले कस्टम हाउसेस होते थे और काफी जगह पे कस्टम हाउसेस थे जहां पे कुछ जमींदार भी जो है वो कस्टम ड्यूटी लेवाई करते थे। लेकिन अब ये क्या क्या कर दिया गया, जो 5 बड़े सिटीज थे वहीं पे इंटरनल ट्रेड के लिए कस्टम हाउसेस होंगे और ये कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। और कस्टम ड्यूटी वाज नाउ रिड्यूस कर दी टू 2.5%। और ये सारे मर्चेंट्स पे करेंगे, चाहे वो यूरोपियन मर्चेंट्स हो और चाहे इंडियन मर्चेंट्स हो, उनको 2.5% कस्टम ड्यूटी पे करनी है। और हमने देखा था कि काफी ज्यादा दस्तक का मिसयूज हो रहा था, इस मिसयूज को भी कम करने की कोशिश की गई। और दस्तक मिसयूज कैसे होता था, जो कंपनी के सर्वेंट थे वो या तो इसको अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज करते थे दस्तक को, और या फिर वो ये दस्तक को इंडियन मर्चेंट्स को भी बेच देते थे। तो इस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा था। इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी काफी स्टेप्स उठाए गए बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। देन गोमस्तास के बारे में भी डायरकी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि गोमस्तास काफी ऑपरेसिव मेजर्स का यूज कर रहे थे अगेंस्ट वीवर्स, की वो वीवर्स कॉन्ट्रैक्ट में आए विद द यूरोपियंस। उसका एक्सप्लॉयटेशन भी जो है कम करने की कोशिश की गई। देन भूटान और तिब्बत के साथ ट्रेड रिलेशंस को भी प्रमोट किया गया। देन जुडिशियल रिफॉर्म्स में आते हैं। सो वॉरेन हेस्टिंग्स के जुडिशियल रिफॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक जुडिशियल फ्रेमवर्क बनाया था जो बाद में कॉर्नवालिस ने उसके ऊपर काफी इंप्रूवमेंट की। तो जुडिशियल फ्रेमवर्क देख लेते हैं हम लोग इनका। दीवानी और फौजदारी अदालत बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो दीवानी अदालत क्या होगी, जो सिविल केसेस को देखेगी, और फौजदारी अदालत होगी जो क्रिमिनल केसेस को देखेगी। और दीवानी अदालत को प्रिसाइड करता था कलेक्टर। कलेक्टर कुड लुक इनटू केसेस, सिविल केसेस में देख सकता था जो 500 रुपीज से कम इन्वॉल्व करते हैं अमाउंट को। उसके अलावा अगर वो ज्यादा हो जाता है अमाउंट, दैट वुड बी सीन बाय सदर दीवानी अदालत। सो सदर दीवानी अदालत कैलकाटा में बेस्ड थी और एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अलावा सुप्रीम काउंसिल, दैट मींस जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, उसके 2 मेंबर्स इसका पार्ट होते थे। उसके अलावा कंपनी के इंडियन ऑफिसर्स इनको असिस्ट करते थे। देन दीवानी में ही देख लेते हैं, हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज का यूज किया जाता था इन पर्सनल लीगल मैटर्स। सो पर्सनल लीगल मैटर्स जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इन चीजों में पर्सनल लीगल मैटर्स हो गई है, इसमें हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज का को देख के ही जो है डिसीजंस दिए जाते थे। देन फौजदारी अदालत देख लेते हैं। तो फौजदारी अदालत में एक इंडियन ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि असिस्ट करते थे बाय द काजी एंड द मुफ्तीस। तो ये असिस्ट करते थे इंडियन ऑफिसर को। उसके अलावा कलेक्टर भी जो है, जो कि मेजर जिसका काम सिविल केसेस ही था, वो भी फौजदारी अदालत पे कुछ हद तक कंट्रोल करता था। लेकिन उसका कंट्रोल इतना ही था कि ही हैड टू सी दैट द वर्डिक्ट व्हिच हैज बीन पास्ड वाज फेयर एंड इम्पार्शियल। तो जो भी डिसीजन लिया गया है वो फेयरली लिया गया है और उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की गई, ये कलेक्टर को देखना होता था। इसके अलावा एविडेंसेस को देखना और प्रोसीजर जो फॉलो किया जा रहा है उसको देखना, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलेक्टर को दी जाती थी इन फौजदारी अदालत। देन फौजदारी अदालत की जो अपील्स थी, दैट वाज लुक्ड बाय द सदर निजामत अदालत, जो उसके ऊपर अदालत थी। तो सदर निजामत अदालत वाज प्रिसाइडेड बाय द डेप्टी नाजिम। एक मुस्लिम यहाँ पे एक जज होता था निजामत अदालत में, हु वाज कॉल्ड एज डेप्यूटी नाजिम। सो डेप्यूटी नाजिम को असिस्ट करते थे चीफ काजी और चीफ मुफ्ती। उसके अलावा 3 मौलवी होते थे जो नाजिम को हेल्प करते थे। देन अगर कोई ऐसा केस है जिस फौजदारी अदालत में जिसने डिसीजन दिया ऑफ डेथ पेनल्टी या फिर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने की बात की है, सो दैट वाज नीडेड टू बी कंफर्म्ड बाय द सदर निजामत अदालत। तो सदर निजामत अदालत का कॉन्फर्मेशन नेसेसरी था फॉर एनी डेथ पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। देन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो उसने प्रोवाइड किया फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कैलकाटा में, और इसका कॉम्पिटेंस सिर्फ था कि वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ही ट्राई कर सकता है, बट इन फैक्ट इट वाज एक्सरसाइजिंग इट्स जुरिसडिक्शन ओवर ऑल सब्जेक्ट्स इन एंड अराउंड द फोर्ट विलियम्स। सो फोर्ट विलियम्स के आसपास के सारे एरियाज पे ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा था। और इसके बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन रही ओवर द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन हिंदू और मुस्लिम लॉज को कोडिफाई करने की भी कोशिश की गई और अ कोड ऑफ गेंटू लॉज बनाया गया
ये एक डाइजेस्ट है हिंदू लॉज का। पहले ये पर्शियन में था, फिर पर्शियन से इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया और इसको पब्लिश किया गया इन 1776। देन वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस और वॉर्स के बारे में। सो सबसे पहले मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ किस तरह के रिलेशन थे वो देखते हैं। मराठास जो कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से हारे थे और काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ था। सो धीरे धीरे उन्होंने अपने लॉसेस को रिकवर किया और अपनी पोजीशन को नॉर्दर्न इंडिया में दोबारा से ये नॉर्दर्न इंडिया में स्ट्रांग हो गए, कंसोलिडेट की अपनी पोजीशन और 1771 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया। तो दिल्ली को कैप्चर करने के बाद इन्होंने शाह आलम टू को रीइंस्टेट तो कर दिया वापस से और मुगल एम्परर वापस बना दिया। लेकिन इससे मराठा पावर काफी ज्यादा बढ़ गई और उनकी प्रेस्टीज काफी बढ़ गई। सो ये प्रूव करते हैं कि मराठास की पावर अभी भी काफी ज्यादा है, जिन्होंने मुगल एम्परर को एस्कोर्ट करके दोबारा थ्रोन पे रखा। देन इस कारण शाह आलम टू ने इलाहाबाद और कोरा मराठास को दे दिया। सो हमने देखा कि ये ही रीजन था जिसकी वजह से इलाहाबाद और कोरा को वॉरेन हेस्टिंग्स ने नवाब ऑफ अवध को सेल कर दिया था। देन वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो 26 लाख की जो एनुअल पेमेंट थी उसको भी शाह आलम टू को उसके ऊपर स्टॉप लगा दिया। देन सेकंड चीज इलाहाबाद और कोरा वाज सोल्ड टू नवाब ऑफ अवध। देन अवध के साथ रिलेशंस देखते हैं। तो अवध स्टार्टिंग से ही इन्होंने एज अ बफर स्टेट यूज किया था अगेंस्ट द अफगान्स एंड द मराठास। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट था अवध, बिकॉज इट वाज एक्टिंग लाइक अ बफर स्टेट। सो 1773 में फर्स्ट ट्रीटी ऑफ बनारस हुई नवाब शुजाउद्दौला के साथ और इसके थ्रू इलाहाबाद और कोरा इनको सेल कर दिया गया था। देन सेकंड ट्रीटी ऑफ बनारस हुई, इसमें शुजाउद्दौला का पुत्र असाफुद्दौला नया नवाब बन चुका था। उस समय यह ट्रीटी की गई और असाफुद्दौला को ज्यादा सब्सिडी देने के लिए बोला गया टू दी ब्रिटिश ट्रूप्स। तो ब्रिटिश ट्रूप्स अवध के अंदर मेंटेन किए जा रहे थे और उसकी पेमेंट जो है नवाब ऑफ अवध कर रहा था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि ये पेमेंट काफी कम है और अवध इज लाइक अ प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पेमेंट को बढ़ाया जाए, सब्सिडी बढ़ाई जाए, जिसके कारण असाफुद्दौला को सब्सिडी बढ़ानी पड़ी और साथ के साथ बनारस भी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। अब बनारस में उस समय एक राजा चैत सिंह था जो बनारस का राजा था। ही वॉज पेइंग ट्रिब्यूट टू नवाब ऑफ अवध। सो नाउ ही हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रिब्यूट देने के लिए राजा चैत सिंह तैयार था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रिब्यूट्स काफी हद तक बढ़ा दिए और राजा चैत सिंह ने स्टार्टिंग में ये ट्रिब्यूट तो दिए, लेकिन उससे बार बार उसको बोला जा रहा था कि और ज्यादा ट्रिब्यूट दिए जाए। सो राजा चैत सिंह वाज नॉट एबल टू पे दैट मच अमाउंट एंड देन ही मेट विद वॉरेन हेस्टिंग्स और उसने बोला कि वो अनेबल है टू गिव दैट काइंड ऑफ पेमेंट और उसने अपना पगड़ी उतार के जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के पैरों में रख दी। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसकी कोई बात नहीं मानी। सो इस बात में जो राजा के अकम्प्लिसेस थे वो उन्होंने काफी अपने राजा की वहां पे इंसल्ट फील की एंड एक रिवोल्ट उसके बाद स्टार्ट हो गई। सो रिवोल्ट तो वैसे बहुत ही इजीली उसको दबा दिया गया बिकॉज मिलिटरीली राजा चैत सिंह वाज नॉट दैट स्ट्रांग। सो ये एक इसमें इंसिडेंट है जिसके बाद जो है बनारस डायरेक्टली एक तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। देन नवाब असाफुद्दौला जो कि अवध का नवाब था उसको कंपेल किया गया कि जो बेगम थी, शुजाउद्दौला की बेगम थी, उनसे 105 लाख रुपीस लिए जाए। सो बेगम्स के कंट्रोल में कुछ ट्रेजरी का कुछ पार्ट था और बेगम्स के पास काफी उस समय धन था। सो उस धन के ऊपर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी। तो असाफुद्दौला को बार बार कंपेल किया, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि उसको बोला गया था कि ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पेमेंट दी जाए। तो इसी तरह से उसको बार बार कंपेल करके उससे 105 लाख रुपीस लिए। तो अवध के साथ इस तरह का कुछ रिलेशन इनका रहा। बफर स्टेट तो था ही, साथ के साथ उससे काफी ज्यादा जो है इन्होंने पैसा लेने की कोशिश की थी। देन दूसरी कुछ चीजें देख लेते हैं। नवाब ऑफ अवध को सपोर्ट किया था इन्होंने फर्स्ट रोहिला वॉर में। सो फर्स्ट रोहिला वॉर 1773-74 में लड़ा गया जिसमें रोहिलास की डिफीट हुई थी। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका अवध का सपोर्ट किया, हालांकि क्योंकि अवध यहाँ पे ऑफेंसिव पोजीशन में था तो इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनका सपोर्ट क्यों किया, बिकॉज ये दो स्टेट्स के आपस का एक मैटर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस हुआ। एक्चुअल में इसकी एक बैकग्राउंड भी है कि रोहिलास और अवध के बीच में एक ट्रीटी हुई थी अगेंस्ट मराठास की। कोई भी मराठास अगर कुछ एडवेंचर करते हैं रोहिला स्टेट तो अवध उसकी हेल्प के लिए आएगा, लेकिन मराठास ने अटैक नहीं किया और इस ट्रीटी के थ्रू नवाब ऑफ अवध को
रोहिलाज ने कुछ पेमेंट भी देनी थी। सो जब मराठास ने अटैक नहीं किया तो रोहिलाज ने ये पेमेंट नहीं दी। तो अब नवाब चाहता था कि वो रोहिला को अपने अंडर में ले ले। सो दैट वाज द रीजन नवाब ने एक इन्वेजन किया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब का साथ दिया और रोहिलास को हरा दिया। देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे लड़ा गया था एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी के समय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया और दोनों ही वॉर्स में किसी तरह का कोई डिसिसिव रिजल्ट नहीं आया। इसी कारण मराठास के साथ ट्रीटी ऑफ सालबाई और मैसूर के साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई विद द क्लॉज म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरीज एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये दोनों चीजें जो एंग्लो मराठा वॉर्स हैं और एंग्लो मैसूर वॉर्स, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें और ज्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में इन 1785 और इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट वॉरेन हेस्टिंग्स का चार्ल्स विल्किंस को मिला था। देन वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा आलिया कलकत्ता में फाउंड किया इन 1781। देन सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था एंड इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। देन वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ एक और इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, नंद कुमार इंसिडेंट। तो इसमें स्टोरी कुछ ऐसे है कि नंद कुमार ने एलिगेशंस लगाई थी हेस्टिंग्स के अगेंस्ट इन गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में इसने बोला कि 3.5 लाख रुपीस की ब्राइब हेस्टिंग्स ने ली है फ्रॉम मुन्नी बेगम हु वाज अ बेगम ऑफ अवध। सो उससे ब्राइब ली गई है बाय हेस्टिंग्स। तो काउंसिल ने एक मोशन स्टार्ट किया अगेंस्ट हेस्टिंग्स और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसके थ्रू ये पाया गया कि जो एलिगेशंस नंद कुमार ने लगाई हैं दे आर ट्रू। तो हेस्टिंग्स ने इसको अपनी इंसल्ट माना और बोला कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई अ केस अगेंस्ट हेस्टिंग्स। उसके बाद अपने रिवेंज लेने के लिए नंद कुमार के ऊपर एक फोर्जरी का केस लगाया गया। तो फोर्जरी के केस के अलावा एक कॉन्स्पिरेसी केस भी लगाया गया, लेकिन फोर्जरी केस नंद कुमार के अगेंस्ट में एक तरह से प्रूव किया गया, उसको फैब्रिकेटेड एविडेंसेस से किया गया या दूसरी तरीके से, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो चीफ जस्टिस एमपे जो था उस समय सुप्रीम कोर्ट का, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। सो चीफ जस्टिस एमपे ने डेथ सेंटेंस दे दिया नंद कुमार को ऑन ए केस ऑफ फोर्जरी। तो फोर्जरी केस में ऐसे सेंटेंसेस नहीं दिए जाते थे जनरली, तो एमपे ने डेथ सेंटेंस दिया नंद कुमार को। सो दिस थिंग वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड इन इंग्लैंड। सो हेस्टिंग्स को हाउस ऑफ कॉमन्स ने इम्पीच कर दिया फॉर क्राइम्स एंड करप्शन। तो इसमें नंद कुमार का केस भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज में। देन जो बार बार अवध से एक्सटोर्शन किए गए थे, देन कोएर्जन एंड जो जुडिशियल किलिंग माना गया नंद कुमार की, ये सारी चीजों को लेके इंपीचमेंट हेस्टिंग्स का हुआ। लेकिन 1795 में ही वॉज एक्वेटेड, लेकिन हेस्टिंग्स को इससे फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। तो ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हेस्टिंग्स के बारे में इसमें इंक्लूड कर ली जाए। देन हेस्टिंग्स का जो एक हेस्टिंग्स ने जो चीजें शुरू की थी उसके ऊपर कॉर्नवालिस ने आगे काम किया, उनके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इस डिस्कशन को यहीं एंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।